रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, ये मिनरवा मिल्स केस जो है, आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और आई थिंक नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ोगे मेंस में, उसमें एक केसेस का रटना होता है एसजीके एमडब्ल्यू। एसजीके एमडब्ल्यू का क्या मतलब होता है? शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनरवा मिल्स और वोमन राव केस। ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर आपके जीएस टू मेंस में है। इस पे मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पे बनाया हुआ है, देख लेना, वो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उस पे डिस्कशन चलता है। जनरली बेसिक स्ट्रक्चर में लोग केशवानंद भारती केस ही बोलते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? हो रहा है रिकॉर्डिंग। तो ये हाँ जी, तो ये मिनरवा मिल्स केस में बोला गया है कि दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है तो वो ज़्यादा बड़ा है। अभी हमने देखा था कि अगर 31 एबीसी इम्प्लीमेंट हो रहा है या हम 39 बीसी इम्प्लीमेंट करेंगे डीपीएसपी का, आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो पीछे चली जाती है। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, मिस शबनम कुछ बोलो, आंसर बताओ इसका जल्दी सर से। डीपीएसपी। अरे बाप रे बाप रे! ये हमने डायग्राम भी बहुत बार डिस्कस करेंगे, जो मेंस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डीपीएसपी 36 से 51 है, जैसे आर्टिकल 12 में डेफिनिशन ऑफ स्टेट होता था, उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सेम डेफिनिशन यहाँ पे चिपका दिया है उन्होंने पार्ट 4 में डीपीएसपी में। अच्छे से ये डीपीएसपी देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डीपीएसपी जो आपको याद होनी चाहिए, एक है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आर्टिकल 40 ये गांधीयन प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब डीपीएसपी है, तो आर्टिकल 40 भी याद रखना है। तो 50 जो है, इस पे जितने क्वेश्चंस पिछले 4-5 सालों में आए, किसी ना किसी पे नहीं आया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। पहले क्या होता था, अगर आप आईएएस बन जाते हैं, तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते थे, आप जुडिशरी का भी काम करते थे, एग्जीक्यूटिव का भी काम करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है, जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया है। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड मतलब आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। शबनम पूछते रहना, इसका आंसर बताओ जल्दी से, शबनम बताओ, शबनम यादव जल्दी से। मुझे समझ नहीं आया। ये भी सही है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं, आंसर है बोथ 1 एंड 2। बोलते रहो तुम, क्या मतलब होता है शबनम? व्हाट व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस, व्हाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस? सर नेगेटिव ऑब्लिगेशन आ रहा है, इसीलिए मस्त आ रहा क्योंकि है, मस्त आ रहा है आवाज, मस्त आ रहा है, बोलो। वो एनफोर्सेबल है और वो डीपीएस पे नॉट एनफोर्सेबल। फिर अपने मन से स्टोरी। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि वो ये बोलते हैं स्टेट्स को कि आपको नहीं करना चाहिए। आप हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं ले सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं ले सकते हो। हमें बोलने का अधिकार है, हमें राइट टू लाइफ है, ये हमसे छीनोगे नहीं। तो वो बोलता है कि स्टेट्स को तुमको क्या नहीं करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है आपको क्या करना है, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना है। सो दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। ये फंडामेंटल राइट्स याद दिलाता है स्टेट को, आप ये चीजें हमसे नहीं ले सकते हो। सो दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? और सर हाँ जी, क्या आंसर है इसका? ये जो जज मतलब है, वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये सारी बातें आपको बताई हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ग्रैनवेल ऑस्टिन ने सिर्फ डीपीएसपी को कंसाइंस नहीं बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को उन्होंने कंसाइंस बोला है। ठीक है? यस सर। मिस शबनम, मिस्टर शबनम, वाह वाह, अद्भुत। आगे चलते हैं। डीपीएसपी अमेंडमेंट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमने लिया है, फिर हमने देखा 42nd अमेंडमेंट से 4 डीपीएसपी ऐड किए गए, वो पिछले स्लाइड्स में है, देख लीजिएगा। 44 से मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, 86 अमेंडमेंट से जो एलिमेंट्री एजुकेशन आपका आर्टिकल 21 ए है, वो चीज आई जिसने बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, ये इसमें डाला गया है। ठीक है? तो ये सारी बातें 86 अमेंडमेंट से हुई। उसके बाद ये इनइक्वालिटी की बातें हैं, इनइक्वालिटी की बातें हम जीएसटी में भी करेंगे और ये बीच-बीच में आता रहता है कुछ करंट टॉपिक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से आया कि ये भी आपका एक, इसलिए डीपीएसपी में भी ऐड हो गया है, सकते हैं। डीपीएसपी में प्रोविजन आर्टिकल 43 बी में है। ठीक है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, स्वर्ण सिंह कमेटी की बच्चों से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन, उनके एजुकेशन से रिलेटेड है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है और ये रूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे बेस्ड है। व्हाट इज रूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? मिस शबनम, पता है की होता ऐसा? सब पता नहीं। पता था तुमको, मैंने बताया था। सब आप बोलिए। फिर तुम बोलेगा तो मैं बोलूंगा कि ये क्या बोलता है। यस सर, इसलिए आप बोलिए। हाँ, रूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मींस व्हेन देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी अ कोरेस्पोंडिंग ड्यूटी। ड्यूटीज आपको याद है शबनम? सारे सुनाओ फटाफट। सब मुझे नहीं पूरे याद। पूरे पूरे याद? वाह। सर पर इतना याद है कि ये पिक्चर क्या है? क्या बोल रहे हो? मुझे बस इतना याद है कि कोई अगर मूवी देखने की आए वहां ओके पे वो लोग तो नेशनल एंथम पहले लगा। हे भगवान। नहीं इसका नाम तो याद नहीं था ये। सर साइंटिफिक समझ टेम्पर गया, भी समझ इसी गया। में रूल ऑफ आता है ना। जूरिस्प्रूडेंस, साइंटिफिक टेम्पर भी इसी में आता है मेरे भाई। रूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी अ कोरेस्पोंडिंग ड्यूटी। अगर आपको राइट्स मिला है तो आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है। फिर शेड्यूल्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? इसका निमोनिक क्या है? ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम टीयर्स पहले ऑफ ओल्ड डिस्कस किया पीएम। आपने? हाँ, पता है यस आपको? सर, ठीक यस है। सर, यस सर। टेरिटरी इमोल्यूमेंट्स, ये एफर्मेशन, राज्यसभा, फिर उसके बाद सारा देख लीजिएगा। पहले से हमने डिस्कस किया, ये यस सर, निमोनिक है। टीयर्स यस ऑफ सर। ओल्ड पीएम, 12 शेड्यूल्स याद करने के लिए। याद ये रखना है कि 8 ही शेड्यूल ओरिजिनली थे, बाद में 9, 10, 11, 12 ऐड हुए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास 8 शेड्यूल्स थे। इसका आंसर क्या है मिस शबनम? मिसेस शबनम? ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड।
सर फिफ्थ। हाँ, 5th शेड्यूल है। 6th शेड्यूल में ATMM जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करती है। ATMM असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये बताइए किसकी सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है? व्हिच स्टेट मैक्सिमम ट्राइबल? सर मेघालय। मेघालय? मेघालय में तो लोग ही नहीं है, हाईएस्ट कैसे हो जाएगा? ओ ओ मेघालय इज इंग्लिश अपना। सुनो, मेघालय में कोई नहीं रहता है, खाली है वो। दी आंसर इज, अच्छे से सुनिए मेरे भाई, हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कुछ मीनिंग होता है। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट की अगर हम बात करें वो है मध्य प्रदेश में, लेकिन हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म्स में वो है मिजोरम में। अगर हम परसेंटेज से बात करें कि कहाँ पे 100 लोग में से 95 लोग मिजोरम में ऑलमोस्ट जो है वो ट्राइब है, तो परसेंटेज टर्म्स में मिजोरम है, लेकिन अगर हम क्रूड नंबर्स की बात करें मध्य प्रदेश है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सर? यस सर यस। वाह वाह वाह, इतना अच्छा बच्चा है ये लड़का और लड़की। 9 शेड्यूल क्या आंसर है इसका? 9 सर लैंड इंट्रोड्यूस बाय सर। जवाहरलाल नेहरू है। ये 9 शेड्यूल जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, जिसमें कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन द बेसिक एम था, लैंड रिफॉर्म बोलते हैं इसको। लैंड रिफॉर्म्स। हाँ एग्जैक्टली, इसमें कुछ लॉज डाल रहे थे 9 शेड्यूल में जो इम्यून हो जाए जुडिशियल रिव्यू से, क्योंकि बार बार अगर जुडिशरी चेक करेगा कि आपका मतलब जमींदार चले गए मान लो जुडिशरी के पास कि हमारा लैंड ले लिया है, तो बहुत टाइम लगेगा ना जमींदारी सिस्टम खत्म करने में। इसीलिए उन्होंने कुछ लॉज रखे थे जिसको कि चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। फिर IR कोहेलो केस आया, IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आई गेस। यस, IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें उन्होंने बोला कि 1973 से पहले, अप्रैल 1973 से पहले जो भी लॉज आपने डाल दिए वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले लॉज जो है दे विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अप्रैल 1973 ही क्यों रखा है डेडलाइन इन्होंने? मिस शबनम, मिस शबनम, मिसेस शबनम, सर आप बोलिए। क्या बोलती तू? क्या बोल रहे हैं आप? सर आप बोलिए 73 क्यों रखा? मैं पूछ रहा तुम मेरे से ही पूछ रहा है। और वो भी इतने अथॉरिटेटिव टोन में। अब बोलिए क्यों रखा है? नहीं नहीं, तुम बोलो ना पहले, फिर मैं बोलूंगा। तुम बोलिए। सर आई डोंट नो। हाँ, तो केशवानंद भारती जजमेंट आया था जो बेसिक, अरे यार तुम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना थोड़ा। केशवानंद भारती जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो बोलते थे केशवानंद भारती जजमेंट से जो चीजें पहले आई हैं वो तो ठीक है, आपने रख दिया, नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद जो भी आया वो जुडिशियल रिव्यू उसका होगा। ठीक है, केशवानंद भारती पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है शबनम, जल्दी से बताइए, हम लेट हैं, हम 200 भी नहीं पहुंच पाएंगे लग रहा है। फास्ट शबनम। सर 2 गलत लग रहा है तो हाँ 1 होगा। हाँ ठीक है, तू अभी बताया वो गलत है। IR कोहेलो डेड, IR कोहेलो मर गए। उसमें उन्होंने बोला कि कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं हो सकती जुडिशियल रिव्यू से। आपके कुछ लॉज जो 1973 के बाद बने हैं जिसको आपने डाला है इसमें 9 शेड्यूल में, वो उसका हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन तो आएंगे ही, चाहे इस एग्जाम में या किस एग्जाम में आए। ये 34 साल बाद आया है, 1986 में आया था और अभी आया है। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है? ये जो सर है जिनके सिर पे कम बाल है, जो बहुत क्यूट लगते हैं, क्या नाम है इनका? पढ़ाया था ना तुमको शबनम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? यस सर। और फिर ये हाल है बेटा, खाना नहीं खा रहे हो आज तुम, पराठा भी नहीं खाया है आज। कस्तूरी रंगन। अरे वाह शब्बू। 10+2 से 5+3+3+4 शुरू के 3 साल ये लोग आंगनवाड़ी में फुल छड़े उड़ाएंगे, लड़की वाली लड़काबाजी करेंगे, और ग्रेड 1-2 पढ़ेंगे। ये वो देख लेना, मीडियम इंस्ट्रक्शन जो तुम्हारा वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो क्लास 5 तक रहेगा, कोशिश करेंगे वो क्लास 8 तक करने का। और भी क्या क्या चीजें हमने देखी थी NEP 2020 में कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो सेकेंडरी जो लेवल है सेकेंडरी एजुकेशन में वो 100% अटेन करेंगे कब तक? बाय 2030। उसके बाद 2025। 2030 मेरे भाई 100%। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ग्रेजुएट मतलब हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको कहां तक पहुंचाना है? 26% से 50% तक पहुंचाना है बाय 2035। ये सब 35। हमने ये भी देखा था कि ऑप्शन है ड्रॉप आउट्स के लिए कि उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। हमने ये भी देखा था कि बाद में उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो बाद में आके अपना कवर कर सकते हैं सिलेबस। इससे हमें सुशांत सिंह राजपूत सर की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी ड्रॉप आउट थे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो बाद में DTU हो गया था। वो हमेशा कहते थे कि हम मेरे को पढ़ने का बहुत मन था, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैंने छोड़ दिया वो। तो ये सारी बातें हैं, ये हमने डिस्कस कीता सी या नहीं कीता सी? यस सर। फिर क्यों तुम्हें भूलता सी? क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ता थी सर। आई एम नॉट अ कंप्यूटर। बोलो, कैन वी मूव कीता सी आगे? यस सर। मेरे को समझ नहीं आता, मैं बंगाली बोलने लगा हूँ कि आजकल पंजाबी बोलने लगा हूँ शबना?
सर आप बंगाली और असमीज का मिक्स बोलते हैं। कीतासी तो पंजाबी वाले भी बोलते हैं। 100 डिग्री सेकेंडरी, नहीं 100% सेकेंडरी लेवल 2030। फिर बीएड डिग्री 4 साल 2030 का एक प्रोग्राम बनाने की। अभी कोई भी सरकारी स्कूल में पहुंच जाता है मुंह उठा के पढ़ाने, एकदम लायक होता नहीं है। 2030 तक ऐसा होगा कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री लियो, तभी स्कूल में पढ़ा पाओगे। यूनिवर्सिटीज भी क्लासिफाई हो रहा है, हमने देखा था रिसर्च यूनिवर्सिटी, स्विफ्ट रिसर्च, एटसेट्रा एटसेट्रा, देख लेना इसको। अब बाद में ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है। अभी जैसे होता है कि हर 15 साल पे एफिलिएशन, मतलब एफिलिएशन लेते रहना पड़ता है इनको बीच बीच में, ये हटाएंगे, ऑटोनॉमी देंगे कॉलेजेस को। हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बात किया था, हायर एजुकेशन में 50%, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। मिस शबनम, कैन वी मूव कीतासी, बहुत बार डिस्कस कीतासी ये सब। इसका आंसर क्या है शबनम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये लिमिटेशन नहीं इम्पोज करता है। अभी हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव चीजें बोलता है। लिमिटेशन फंडामेंटल राइट्स इम्पोज करते हैं। तो दे डू नॉट इम्पोज तो लिमिटेशन ऑन एनी ऑफ डी। दीज। आंसर होगा डी, नीदर नॉट मींस नीदर वन नॉट टू। फटाफट देखिए इसको, तो देख ले तो फटाफट बोलिए कि सर आगे चलिए। ये सब तो मेरे को आता है सर, ये तो मैं हंसते खेलते कर दूंगी। चलिए सर। इसका आंसर बताइए। डी। वेरी गुड शबनम, फंडामेंटल ड्यूटी। अब स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ये सब कुछ ट्रिकी एरियाज हैं जिस पे आपको फोकस करना है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक कोई कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है जिसमें दोनों मुंह उठा के बना सकते हैं लॉ, लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फिर किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल लॉ सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएंगे, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाएंगे। अगर दोनों का झगड़ा हो गया, एक ही पे दोनों बना दिया और फिर कोई किसी के मान नहीं रहा, फिर क्या होगा शबनम? पिटाई होगा दोनों का, लड़ेंगे दोनों एक दूसरे से, यस सर। पिटाई होगा। फिर दोनों का खराब हो गया, दोनों का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट यहाँ देखो क्या लिखा है, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर स्टेट लॉ। देख रहा है क्या खराब हो गया? यस सर। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। मान लेते हैं आसाम ने एजुकेशन पे कुछ बनाया, ठीक है, लेट्स से एजुकेशन करंट लिस्ट में है। आसाम ने कोई लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया। जनरल केस में क्या होगा, अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन अगर आसाम ने इसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रख लिया है, मान लीजिए आसाम के गवर्नर ने इसको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास कि मैं देखना चाहता हूँ प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं इस पे, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब इस केस में आसाम में यही लॉ चलेगा जो आसाम गवर्नमेंट ने बनाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। फिर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चुन रहा है तो वो एक और लॉ बना के इसको बाईपास कर सकती है, लेकिन इतना जनरली कोई करता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं मिस शबनम। शबनम, कैन वी मूव कीता सी? यस सर। अब देखो, अभी तो हमने देखा कंकरेंट लिस्ट, फिर एक होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जनरली स्टेट बनाते हैं लॉस इसके ऊपर। लेकिन अभी हमने देखा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं, सेंटर वाले बना सकते हैं। 5 केसेस हैं जब वो बना सकते हैं। पहला, अगर राज्यसभा पास कर दे रिजोल्यूशन, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग सिनेरियो से, मतलब ये भी स्पेशल मेजोरिटी का एक केस है। स्पेशल मेजोरिटी से अगर राज्यसभा पास कर दे कि आप इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाओ, तो सेंटर लॉ बनाएगा। फिर उसी तरीके से एक और सिनेरियो बनता है कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट इनको पास करना है और उसमें कोई स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है, उस केस में भी ये बना सकते हैं लॉ। उसी तरीके से मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी आ गई है, नेशनल इमरजेंसी में भी बना सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल में भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब केसेस है। और कभी कभी क्या होता है कि दो से ज्यादा स्टेट आ जाते हैं कि सर, 2 और मोर स्टेट्स ये आ जाएंगे और बोलेंगे कि सर आप इस पे ना लॉ बना दो ना। मान लो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे असम है, मिजोरम है, शिलोंग मतलब मेघालय है, ये लोगों का कोई इशू चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ये लोग कुछ ही एक आंसर पे नहीं आ रहे हैं, तो वो बोलेंगे, सेंटर के पास आएंगे, बोलेंगे आप बनाओ इस पे लॉ, हमारा झगड़ा चल रहा है। लेकिन अब पंगा है, समझते हैं। ये जब 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, और ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये समझना है। फर्स्ट वाले प्रोविजन में जब राज्यसभा पास कर रहा है रिजोल्यूशन, तब ऐसा नहीं कि स्टेट नहीं बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। अगर इनकंसिस्टेंसी होगा तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर 2 और मोर स्टेट आ जाते हैं और वो बोलते हैं सेंटर को कि आप बनाइए लॉ, उस केस में वो फिर वो लॉ नहीं बना पाएंगे। ये एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी है। एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी मतलब उन्होंने पावर दे दिया है सेंटर को, अब सेंटर ही बनाएगा लॉ उस सब्जेक्ट पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई था सर? अरे वाह सर, बहुत अच्छे हैं आप सर। जल्दी से देखिए इसको सर। ये आपने कभी पढ़ा था 5, ये देख भाई सब भूल जा, वो 5 कंडीशन याद रखियो जिसमें कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और सेंटर लॉ बना सकता है। व्हेन राज्यसभा पास द रिजोल्यूशन, नेशनल इमरजेंसी, जब स्टेट्स को रिक्वेस्ट करें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, फटाफट इसको देखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सी सब ना? यस सर, लेकिन मुझे याद करना पड़ेगा। देखिए ये तो आपको करना पड़ेगा, ये कर पाएंगे आप? यस सर। सुबह शाम रोज आगे चलिए सर। हर 2 घंटे पे बॉर्नवीटा पीजिए। ठीक है, दिमाग को शार्प बनाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, थोड़ा दौड़िए,
ठीक है, केक मत खाइए। आगे चले शबनम। वेट सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर, बताइए तो सर। मेरे भाई शबनम, यस सर। एग्जाम में जो पेपर सॉल्व करोगे वो 3210 मेथड से सॉल्व करना, अपना कोई मेथड मत इजाद करने लगना वहां, समझ में आया? और पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो, ओएमआर शीट्स किया, आज की पेपर लगाया? यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताओ। यस सर। राज्यसभा। सर अबे डी। इसका आंसर बताओ। नॉट लेस देन 50. Which one are the points I would like to claim? सर सी। इसका आंसर बताओ। सर ए। सही, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रांट इन एड क्या होता है शबनम? शबनम क्या होता है ग्रांट इन एड? नहीं पता है तो जल्दी से बोलो कि सर ग्रांट। इन ओके एड। सर, आप बोलिए सर। बोलो कि सर टाइम खोका मत कीजिए, टाइम बहुत कीमती है। टाइम कीमती है सर। टाइम खोका मत कीजिए, बोलो टाइम खोका मत कीजिए। सर टाइम वेस्ट मत कीजिए। खोखा नहीं बोल सकते, तुम कैसे आदमी हो शबनम? ग्रांट इन एड का क्या मतलब होता है? ये पैसा जो सेंटर दे रहा है स्टेट्स को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पैसा वापस नहीं लेगा ये। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ये अगेन ट्रिकी टॉपिक है, किसी को नहीं आता है, कोई नहीं पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन पढ़ाता हूँ तो अब पढ़ता हूँ। तो आर्टिकल 275 और 282, 275 इज डीलिंग विद स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, 282 इज डीलिंग विद डिस्क्रिशनरी ग्रांट। मीनिंग क्या होता है? नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता है तो तुमको तुम्हारे एज मिल जाएगा तुमको दूसरों के ऊपर। तो ये जो ग्रांट है ये सारे स्टेट्स को नहीं देगा सेंटर, जिसको जरूरत है उसी को देगा। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो डिफर करता रहता है स्टेट्स के जरूरत के हिसाब से। कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं। हमने पहले पढ़ा था क्या क्या फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक होता है कंटीजेंसी फंड। आर यू डू यू रिमेंबर दिस और डू यू खाइता सी? सर याद है। तो जल्दी से पूछो जी। बताए बताए था सी कौन सा आर्टिकल सी? कंसोलिडेटेड फंड कौन सा आर्टिकल होता सी? 266। सर आर्टिकल तो याद नहीं है। फिर क्या याद है? Oh God, तुम कब बड़ा होगा? कंसोलिडेटेड फंड 266, पब्लिक अकाउंट 266, कंटीजेंसी फंड 267। मेरे भाई, कंसोलिडेटेड फंड में सारे पैसे जाते हैं, सरकार का ऑलमोस्ट सारा पैसा, सारा एक्सपेंडिचर इससे होता है। पब्लिक अकाउंट में क्या है, छोटे मोटे चिरकुट पैसे जाते हैं, जैसे रिमिटेंसेस का तो कुछ फिर पैसा सर आया। 275 में भी तो था ना कुछ फाइनेंस को लेके। 275 में ये ग्लांट को लेके है कि ग्लांट जो देना है पार्लियामेंट को, बाकी स्टेट्स को, वो कितना देना है। ये जो है ये फंड का है, कि जैसे मान लो शबनम जो पैसा कमाती है, कितने गुल्लक है शबनम के पास? 3 गुल्लक। एक जो सबसे बड़ा गुल्लक उसमें मैक्सिमम पैसा जा रहा है, उससे थोड़ा कम पैसा पब्लिक अकाउंट में जा रहा है, वो चिरकुट वाले पैसे वो डाल दिए शबनम। और फिर कुछ इमरजेंसी पर्पस के लिए 500 रुपए एक फंड में डाला हुआ है, एक गुल्लक में डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी फंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई आशा शबनम? यस सर। अरे वाह सर। तो पब्लिक अकाउंट रिमिटेंसेस हैं, इसमें और भी चीजें आती हैं, रिमिटेंसेस के अलावा क्या आएगा? मैं कुछ बता रहा था, तुमने भी मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। प्रोविडेंट फंड के पैसे जो है, ये सब पैसा जो है ये यहाँ जाता है पब्लिक अकाउंट में, कम पैसे जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकालेगा गवर्नमेंट तो उसे उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेनी चाहिए थी, कल देखा था ना तुमने परमिशन लेना? देखा था कि नहीं देखा था? परमिशन लेना पड़ता था। किससे लेना पड़ता है सर? पार्लियामेंट से सर, ठीक है। तो पार्लियामेंट सुना है आपने नाम? यस सर। वेरी गुड। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट का जो पैसा स्टेट्स को दिया जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। ये तो जनरल पर्पस हो गया, जनरल पर्पस में स्टेट्स को देंगे। एक स्पेसिफिक पर्पस भी होता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में, जिसमें एससी एसटी कम्युनिटीज जो है, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन लोगों को पैसा देने के लिए जो पैसा दिया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट्स को, वो भी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में आता है। फिर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स क्या होता है? इसके अंदर सेंटर और स्टेट्स किसी भी पर्पस, इनके ऊपर डिस्क्रिशन है, कोई रोक नहीं रहा है इनको, इनका मन, अगर इनको लग रहा है किसी को देना है तो वो देंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये 282 के अंदर आता है। डिस्क्रिशनरी मतलब उनको जिसको मन करेगा वो पैसा देंगे, अगर उनको लग रहा है कि उस एंटिटी को पैसे की जरूरत है। ये देख लीजिए शबनम, मिस शबनम, हम यस सर। हम लोग 240 छोड़िए 200 तक भी पहुंच पाएंगे।
ये 266, 266, 267 आर यू दिखता सी, मतलब देख पा रहे हैं? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. ये भी स्लाइड देखा होगा कुथाई सी, मतलब you must have seen this earlier. Have you seen this earlier? Have you? Have you? Yes, sir. And you have forgotten it. So for your third homework, I guess today is remember revise कर लेना मेरे भाई जितने स्लाइड्स पढ़ा है, आगे पढ़ने से पहले पीछे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? Yes. sir. जा क्या हो गया, ये आवाज क्या सा खरखस आ गया? आगे चले, Yes, sir. जल्दी से पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। जो लिखा है अभी आपको तुरंत बताया। बस 5 तारीख की बात है शबनम, उसके बाद तो फिर तुमको खेलना ही कूदना है कि नहीं? उसके बाद जितना कबड्डी खो खो जो खेलना है खेलना। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा हस्बैंड के साथ कहीं चले जाना, तुम घूमने वूमने, 1 वीक का ब्रेक ले लेना। क्या बोलता है तुम, क्या बोलता Yes, है? sir. सही बोला sir. ठीक। अभी लेकिन खूब पढ़ो। आगे चले। Yes, sir. अभी तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारा दिमाग फट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन का बात है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 4 तारीख को एग्जाम से 1 दिन पहले वो अच्छे से सो जाइएगा। वो 7-8 घंटा सोना पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा, फिर कुछ सब भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है? Okay, sir. आगे चलते हैं मेरे भाई, अब हो गया इधर इतना, ये नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता इसलिए बता दिया कि तुमको एज मिल जाए। माइंड ऑफ द मिंगस, ये क्या है इसका आंसर? Sir, preamble. वेरी गुड, ठीक है। प्रियम्बल किससे इंस्पायर्ड है, कहां से लिया प्रियम्बल? कुथाई लेता सी? ऑब्जेक्टिव Preamble. रिजोल्यूशन, You. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, राइट? Yes, sir. और यूएस से भी इंस्पायर्ड है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आधार कार्ड है आपके पास? Yes, sir. शबनम क्लास खत्म होने के बाद अपना आधार कार्ड का नंबर भेज दीजिएगा। No, sir. सॉल्व करो इसको। Sir, ये cannot be. Sir, neither one nor two. ठीक है, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, फॉरेनर्स भी ले सकते हैं आधार कार्ड, और इसको डीएक्टिवेट और वो हटाते भी हैं, ठीक है? और ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। क्या है ये, अल्फा न्यूमेरिक है या टोटली न्यूमेरिक है? Numeric है. अली बाप रे, ठीक है। यूआईडीएआई जो है ये इसको इशू करता है। आधार एक स्टैट्यूटरी, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और आधार को भी स्टैट्यूटरी सैंक्शन मिल गया है वाया दिस आधार एक्ट 2016। कभी कभी आपसे पूछेंगे आधार एक्ट किस साल पास हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हमने देखा कि आधार कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया जाता है। ये वाला स्लाइड देखते हैं, प्रेसिडेंट। अब हमने 51 तक देखा था, पार्ट 5 स्टार्ट होता है वहां पे। 52 टू 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इंप्लीमेंट करेंगे लॉज, उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल तक आते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड कॉल्ड अटॉर्नी जनरल? Sir, सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट पोस्ट वाले होते हैं लॉयर, नहीं, उनके जैसा सेम इनका थोड़ा अरे एलिजिबिलिटी हो. अरे वाह 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 वाह, देखो समझते हैं। जैसे कोर्ट केसेस होते हैं इंडिया में, हाईएस्ट सबसे बड़ा जो बिगेस्ट लिटिगेंट है वो कौन है? बिगेस्ट लिटिगेंट मतलब सबसे ज्यादा केसेस कौन लड़ता है इंडिया में? उसका आंसर है गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। सबसे ज्यादा केसेस कौन लड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम इनकम टैक्स पे नहीं मतलब करोगे, हाँ, इनकम टैक्स वाले तुम्हारे ऊपर रेट करेंगे, गवर्नमेंट रेट करेगा। तो सबसे ज्यादा जो केसेस लड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट, जो सबसे बड़ा एडवोकेट है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, मतलब बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिंपल लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट केसेस में, उसको क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल. अरे वाह, समझ में आया छब्बू? यस सर. शबू मियां इज द बेस्ट। अब देख, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हो रहा है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, अच्छे से समझ लेना। ये जो नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है फटाक से बताइए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। सर, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वो इंसान पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस का मेंबर होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, अबे और दोनों, अबे लेजिस्लेटिव एक बात बता, असेंबली एक का बात बता, रोटेट. एक बात बता, तुम दोनों हाउस के कैसे मेंबर हो जाओगे बे? तो मोदी जी हैं, मोदी जी जो है वो लोकसभा में बनारस से हैं, तो वो राज्यसभा के कैसे मेंबर हो जाएंगे बे? दोनों हाउस के मेंबर एकदम ही है। या तो तुम लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, दोनों हाउस के मेंबर कैसे बनोगे तुम? साइमल्टेनियस मेंबरशिप इज नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है? तो फिर सर यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस. इसका मतलब ओ क्या है? नहीं इसका नहीं,
जो राज्यसभा से इलेक्टेड है और जो लोकसभा से इलेक्टेड है वो मेंबर्स अरे वाह सिर्फ इलेक्टेड। हाँ, सचिन तेंदुलकर विल ही बी एबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? नो सर, बिकॉज ही इज नॉमिनेटेड। अरे वाह छब्बू मियां, समझ गया। मेरे पास 10 मिनट बचा है, सो आई हैव टू बी फास्ट। कैन आई बी फास्ट? यस सर। ठीक है। तो उसी तरीके से इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के और इलेक्टेड मेंबर्स दिल्ली पुडुचेरी के, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अलाउड। और फिर एक और चीज होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका तो घोर बेइज्जती किया है। ना ही इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड मेंबर, कोई भी अलाउड नहीं है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे नीतीश कुमार सर हैं, वो सीएम है बिहार के, वो कभी लड़ते ही नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल से जीत के आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पूरे बिहार का हूँ, मैं किसी एक एरिया का नहीं हूँ। अब ये गॉड नोस क्यों कहते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि वो डरते हैं कि हार जाएंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं, तो नीतीश कुमार कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। अगर वो एमपी बन जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे नहीं कर पाएंगे। आज यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सी व्हाट वी आर टॉकिंग? कोयता सी, यस सर। अरविंद केजरीवाल विल ही बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट। Mr. यस Arvind, सर। yeah, because he's an elected member from Delhi, sir. Are you understanding, sir? यस यस सर। हाँ, तो वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट से। सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब होता है? सर सीक्रेट वो बैलेट, जो वोट देता है सिर्फ उसी को पता होता है। अरे वाह। तो ये अब बताओ, इंडिया में कहीं ओपन बैलेट से भी वोटिंग होती है? यस सर। किसमें सर? तो पार्लियामेंट में। बट ओपन बैलेट कैसा कैसा? सर वो जहाँ में वो होता है। को होता है, को होता है। हमें सर आप बोलिए। मैं बोलता हूँ, राज्यसभा यस सर। इलेक्शन जो होता है उसमें ओपन बैलेट होता है। ओपन बैलेट मतलब अपना चिट्ठा तुम दिखाओगे कि तुम किसको वोट कर रहे हो। तो राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है ना, राज्यसभा के लिए जो इलेक्ट करते हैं लोग राज्यसभा की सीट के लिए, तो वो ओपन बैलेट होता विप है। होती है जिसमें। क्या होता है उसमें? विप विप। विप होता है उसमें, बाप रे शब्द। मेरे भाई तुम हमेशा ऐसे ही बोलोगे या तुम्हारा आवाज बदलेगा भी कभी, जब तुम बड़े हो जाओगे सर तो? अभी सर्दी लगा है। अभी सर्दी लगा है, हम्म। पेट भी खराब है। चलिए मेरे भाई, अब इसमें वैल्यू जो होता है वोट का, एमएलए का वैल्यू ऑब्वियसली एमपी के यस वोट सर। से बराबर नहीं होगा। तो जो इलेक्टेड एमएलए का वैल्यू होगा वो होगा टोटल पॉपुलेशन उसके स्टेट का, डिवाइडेड बाय टोटल हम्म। इलेक्टेड एमएलए उसके स्टेट से, ठीक है, इंटू 1/1000। इंटू 1/1000 ये एमएलए के वोट की वैल्यू है। और एमपी के वोट की वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए का जो वोट है, टोटल डिवाइडेड वैल्यू ऑफ बाय एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल टोटल। एमपीज। यस सर। तुमको पता था छब्बू? यस सर। कैसे? सब पढ़ा था एक बार। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। आगे चले शब्बू मियाँ, यस सर। इसका आंसर क्या है? शब्बू मियाँ 200 तक पहुंच पाएंगे क्या हम? नो सर। 1 सर। अबे ऐसे बोलेगा बे, जल्दी से करो इसको। आगे चले। यस सर। ये सारे केसेस हमने देखे हैं कि आप तेलंगाना देखो, बिहार देखो, इन्होंने 1971 सेंसस पे फ्रीज कर दिया पॉपुलेशन। ऐसा क्यों? सर क्योंकि उस समय का जो पॉपुलेशन था। हम्म, बोल बोल बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है, पॉज करने का टाइम सर नहीं आप है। बोलिए मैं भूल गई। क्योंकि ऐसा इसीलिए किया है सर, क्योंकि मान लीजिए बीमारू स्टेट नाम का कुछ स्टेट्स होता है। बीमारू स्टेट में क्या है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है। तो अगर हम 2011 का सेंसस लेते तब तो बिहार बिहार स्टेट वाले जो लोग होते, जो एमएलए होते, इनके वोट की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेट्स से कर्नाटका का जो है एमएलए। ये तो गलत यस बात हुई ना सर, उसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, आप उसको पनिश कर रहे हो। सो इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। इसीलिए उन्होंने फ्रीज कर दिया टू इनकरेज पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता आसा मिस शबनम? यस सर। यस सर। अरे वाह, शब्बू इज द बेस्ट। हु इज द बेस्ट शब्बू? आई एम द बेस्ट। हाँ, जल्दी से क्वालिफिकेशन। 35 साल का होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, ब्ला सर ब्ला ये मैं ब्ला। पढ़ लूंगी। बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि तुम प्रेसिडेंट बनते हो और तुम किसी को गोली से उड़ा देता है, अखियों से तुमने गोली मारा और वो गायब हो गया। तो क्या तुमको फिर वो पनिशमेंट मिलेगा? तुमने अखियों से गोली यस मारा सर। और वो मर गया। अखियों से। अखियों से गोली मारा अखियों और से। मर, अखियों से मारा और मर गया वो, अब क्या होगा फिर? सर नो पनिशमेंट। हाँ, क्योंकि वो इम्यून है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। अगर आप प्रेसिडेंट हैं, आप अक्तियों से भी गोली मारते हैं किसी को, कोई लेटेस्ट साइंटिफिक एडवेंट मतलब इसके बाद, तो आप पे नहीं चार्ज लगेगा उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का। लेकिन तभी तक जब तक कि आप ऑफिस में हैं। ऑफिस से बाहर निकलिएगा फिर आपका, आप पे चार्ज लगेगा कि आपने क्यों मारा अखियों से गोली। और लेकिन मान लो कि तुम, जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट बनता है,
और वो उसकी बीवी बोलती है कि ये अफेयर करता है, मैं इसको तलाक दूंगी, तलाक तलाक तलाक, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। तो बताओ उस केस में क्या होगा? उसके अगेंस्ट कोई चार्ज लगेगा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या नहीं लगेगा? सर लगेगा। लगेगा। आपको ये बताया था ना सिविल एक्ट क्रिमिनल एक्ट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एक्ट एंड क्रिमिनल एक्ट? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिविल एक्ट एंड क्रिमिनल एक्ट? नो सर। सिविल एक्ट में क्या होता है? सिंपल समझते हैं। सिंपल सिविल एक्ट में होता है कि मान लो किसी ने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाल लिए, चोरी कर लिया। तो ये चोरी किया, अब उसमें क्या होता है, तुम उसके ऊपर केस फाइल करोगे। सो यू आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, और फिर उसमें क्या होगा, उसको कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा तुम इतने पैसे उसको रिटर्न करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रिमिनल एक्ट में क्या होगा, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो ए ने मर्डर कर दिया बी का, तो इसमें जरूरी नहीं है कि बी की फैमिली उसके ऊपर केस फाइल करे। बी की फैमिली केस नहीं भी फाइल करेगी, फिर भी पुलिस तुम्हारे ऊपर केस फाइल करेगा, बिकॉज दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। यहाँ पे उसको बी वाला फाइल करे ना करे, आपके ऊपर केस वैसे भी फाइल होगा। यहाँ पे सिविल एक्ट में क्या होता है, यू आर डूइंग अ क्राइम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल फाइल अ केस, फिर हो सकता है आपके कुछ फाइन वाइन लगे। बट व्हेन यू डू मर्डर एटसेट्रा, यू आर डूइंग अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, सो दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट। फिर चाहे वो बी का रिलेटिव फाइल करे ना करे, गवर्नमेंट आपके ऊपर केस फाइल करेगा, पुलिस आपके ऊपर केस फाइल करेगा। आई अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सिविल एक्ट एंड क्रिमिनल एक्ट? यस सर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो यही है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मर्डर वर्डर कर दिया तो जब तक वो है प्रेसिडेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर बेइज्जती होगी ना, उस पोस्ट की गरिमा गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट से हटेंगे उनके ऊपर लगेगा चार्ज। और सिविल प्रोसीडिंग तो छोटे मोटे चार्ज होते हैं, 2 महीने का नोटिस देके फिर उनके ऊपर वो चार्ज स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसमें मैक्सिमम क्या होगा, फाइन वाइन देना होगा, वो दे देंगे वो। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ये सब पता है तुमको, वायलेशन से हटाया जा सकता है उनको, लेकिन वायलेशन का मीनिंग नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसेस जो होता है, स्पेशल मेजोरिटी, हमने एक चीज पढ़ी थी, वो रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशल मेजोरिटी डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक स्पेशल मेजोरिटी जो होता है वो होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। यहाँ पे जो मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी, ये बिल्कुल ही अलग तरह का है। यहाँ पे है 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं है, ये टोटल मेंबर्स है। अब इसका मीनिंग कैसे डिफरेंट है, ये मेरे को कल समझाना, मैं फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगा बाद में। अभी उतना टाइम नहीं है हमें, लेकिन ये समझो। जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, लोकसभा मान लेते हैं 500 ही मेंबर्स है उसका टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, और 300 प्रेजेंट है। तो जो सिंपल फॉर्म ऑफ स्पेशल मेजोरिटी बोलता था, वो बोलता था कि इसका भी आप मेजोरिटी ले लो, 500/2 + 1, 251 हो गया, और इसका 2/3 मेजोरिटी ले लो, 2/3 इंटू 300 + 1, दैट इज 201। दोनों में से जो बड़ा होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो मिनिमम यू नीड 251 मेंबर्स। बट ये जो मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, उसमें क्या चाहिए, 500 का 2/3 चाहिए। 500 और 2/3 दैट इज 1000/3, दैट इज 333.33, मतलब 334 मेंबर्स चाहिए। तो ये एक अलग तरह का स्पेशल मेजोरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई था शबनम? यस सर। आगे चलें शबनम? यस सर। बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। इसका आंसर बताओ। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। आगे चलें? शेड्यूल ट्राइब। यस सर। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। ठीक, उसका यहाँ पे पावर बताया, वो क्या क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं मेंबर को, रिकमेंडेशन चाहिए बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, ब्ला ब्ला ब्ला। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए 164 को। शबू मियां 1 मिनट 36 सेकंड है हमारे पास। सर 1 1 तो ओनली। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, तो 1 ओनली। वीटो पावर क्या क्या है? एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, पॉकेट। सो मियां, शबू मियां, यस देख सर। भाई, अभी हड़बड़ाते नहीं है, इसको आराम से पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हमें फ्रॉम 166 स्टार्ट करना है, कहीं पे लिख लियो, ठीक है? मैं भी लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 166, ठीक है? शबू मियां कहाँ गया, पटी लग गया क्या शबू? यस सर। यस सर। हाँ, तो 166 से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा 457 तक। नो सर। अभी करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम जैसे जैसे कवर करता जाएगा टॉपिक, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई सी? यस सर। ठीक है मेरे भाई, कोशिश करना है कि कल हम मिल रहे हैं, कल मिले या नहीं मिले? मिलेंगे सर। मिलेंगे सर, ठीक है सर। तो कल मिलते हैं, कोशिश करना है कि कल खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा तो आई थिंक उसके बाद वाला लेक्चर के हाफ लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी पे फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पे चलेंगे, ठीक है? यस सर। चलो सर, बाय बाय सर, कल ओके। मिलते हैं सर। बाय सर। टेक केयर सर।